नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोडिंग ड्रॉरन। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर और मैं आपका दोस्त योगेश। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल देख के पता ही लगा लिया होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोडिंग ड्रॉरन को जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले टाइम पे और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ इसमें लेके आने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उप्स कॉन्सेप्ट बाय कोडिंग ड्रॉरन। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड होने वाला है। तो थ्योरी बेस्ड होगा, इसमें हम अभी इम्प्लीमेंट करके कुछ नहीं देखने वाले और प्रैक्टिकली निकलने वाले। ये कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड होने वाला है, जिसमें सिर्फ हम देखेंगे कि हमारे कौन से की कॉन्सेप्ट होते हैं, उप्स कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इसका यूज करना है, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब हम इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। मतलब कि थ्योरी बेस्ड होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स कॉन्सेप्ट बाय कोडिंग ड्रॉरर। और जिसने हमारे पेज को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोडक्शंस ऑफ ओप्स, ओप्स के इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और उसकी हमें ओप्स की ज़रूरत क्यों है वो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ओप्स के बारे में, और इसमें हम साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं कि हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन-सी थी और उसको किसने किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, वो पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम प्रिंसिपल्स एंड की कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ओप्स के। देन उसके बाद पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ ओप ऑन मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ओप्स का हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ ओप्स कॉन्सेप्ट। तो आपको बता दूं मैं, ओप्स कॉन्सेप्ट इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब इसको प्रोग्रामिंग कहती है, ये कॉन्सेप्ट है। ओप कॉन्सेप्ट ये समझना ईजी है अगर आपके बेसिक कोड मतलब प्रोग्रामिंग बेस्ट है ना, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रोग्रामिंग के, तो ओप इज ए कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम प्रोग्राम को अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं और उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर की कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, क्योंकि इसको हमें बोला ही गया है ऊप कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम किसी चीज़ को अच्छे से बना बना सकें। लाइक हम रियल लाइफ में भी हम कुछ ऐसे बोलते हैं, यार इस कॉन्सेप्ट को ऐसे कर, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा, ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा, मैथ में हम बोलते हैं, इसमें ये फॉर्मूला मीन्स ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो हम इसको और ईज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लगाएँगे तो और ईज़ी सॉल्व कर सकते हैं। सेम यही ऊप्स कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे प्रोग्राम को ईज़ी से मेंटेन करने में, रीयूज़ करने में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने में, हमारे कोड को एनहांस करने में हेल्प करता है। तो ये ऊप कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है? ऊप्स जो हमारा स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से स्टैंड करता है। देख, विद ऊप कॉन्सेप्ट वी कैन रिप्रेजेंट एंटिटीज सच एज स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज और बैंक अकाउंट्स इन अ प्रोग्राम। मतलब कि जो हमारे रियल वर्ल्ड एंटिटीज होते हैं, लाइक स्टूडेंट्स, कार्स, एम्प्लॉइज या बैंक अकाउंट्स, उनको हम एज अ प्रोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम ऊप्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद स्टार्ट करते हैं डिजाइन टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि देखो, अभी मैंने बात करी थी रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें एज अ प्रोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा उप्स कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पढ़ो, डिजाइन टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरेक्ट विद देम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जो हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे एज अ प्रोग्राम है, तो उसको हम जो इंटरेक्ट करेंगे वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करके करेंगे। और ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसको मैं अगले लेक्चर में आपको और अच्छे से समझाने वाला हूँ और डीप समझाऊंगा और विद एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। साथ में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। एंड देन एनकैप्सुलेटिंग देयर डाटास एंड बिहेवियर विद इन क्लासेस। लाइक हम एक स्टूडेंट क्लास बनाते हैं, उसके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज लाइक आईडी, नेम, रोल नंबर, स्कूल नेम लाइक लिखते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज हमारी क्या होगी, स्टूडेंट विद इन क्लासेस, उनके इनसाइड ही लिखी जाएगी। जो हमारी क्लास बनाएंगे स्टूडेंट की, उसके इनसाइड ही हम ये सब प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो बेसिक है। और उप्स कॉन्सेप्ट जो हमारा कोड को मॉड्यूलर बनाने में हेल्प करता है, मेंटेनेंस और यूज़ करने में हेल्प करता है, और हमारे जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं उसको मैनेज करने में हेल्प करता है और एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है हमारे कोड को मैनेज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया था, व्हाई वी नीड ऊप कॉन्सेप्ट। देखो, इनहैंस कोड रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, ठीक है भाई। इट एम टू रिड्यूस कोड कॉम्प्लेक्सिटी, अभी मैंने बताया था आपको, बाय ऑर्गेनाइज डाटा एंड बिहेवियर इनटू ऑब्जेक्ट्स। और देन थर्ड पॉइंट, ऊप इंट्रोड्यूस करता है प्रिंसिपल्स लाइक एनकैप्सुलेटिंग एंड इंटेंस टू मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंप्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखो, ऊप्स हमारे और भी प्रिंसिपल्स है, उनको इंट्रोड्यूस करता है, लाइक एनकैप्सुलेटिंग इंटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, है ना? और हमारा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, और भी बहुत हैं। कीवर्ड्स भी हैं, लाइक दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, जो कि हमारी हेल्प करते हैं अपने हमारे प्रोग्राम को अच्छे से मैनेज करने में, हमारे जो हम डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर,
उसको मैनेज करने में, मेंटेन करने में, रियूजेबल को अच्छा बनाते हैं, रियूजेबिलिटी अच्छी करते हैं, कोड में एनहांस करते हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारे इसलिए हमारे ओप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो आगे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। ये सब चीज़ें मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देन उसके बाद मैं इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊँगा आपको प्रैक्टिकली। तो स्टार्ट करते हैं आगे। ब्रीफ हिस्ट्री एंड एवोल्यूशंस ऑफ ऊप कॉन्सेप्ट। तो भाई इसको ध्यान से समझना। देखो, मैं यहाँ पे नॉर्मली लैंग्वेज को मतलब हम डीप तो पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कौन-कौन सी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी और कौन सी हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो इसके बारे में बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारी 1950s में आई थी असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज यूजिंग मैनी मोनिक कोड्स टू रिप्रेजेंट मशीन इंस्ट्रक्शन। देखो असेंबली लैंग्वेज थी ना, वो जो होती है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड तो नहीं थी। और ये जो फेमस थी ना, वो लो लेवल नेचर और अलाउिंग करती थी डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स थ्रू मैनिमोनिक कोड्स। मैनिमोनिक कोड्स वो कोड्स होते हैं जो ह्यूमन के रीडेबल होते हैं, मतलब कि जिसको ह्यूमन इजी से पढ़ सके और मैनेज कर सकते हैं। लाइक हम कुछ सिंटैक्स होते हैं लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, सॉर्ट, ये ह्यूमन रीडेबल है। ठीक है? ये मशीन इंस्ट्रक्शन के तो कोड हम पढ़ने से रहे 0 1 के उस फॉर्म में। तो यही होता है मैनिमोनिक कोड। और ये असेंबली लैंग्वेज होती है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड नहीं होता है। इसके बाद आई थी फोर्टन, जो 1957 में आई थी। हाई लेवल लैंग्वेज फॉर न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए इसको डिजाइन किया गया था। इट इज नॉट ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस, ये भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस नहीं थी। इसके बाद आई थी लिस्प, जो 1958 में आई थी, जिसको हम जानते हैं पावरफुल फीचर्स इन सिंबॉलिक कंप्यूटिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग के लिए। तो इसको भी डिजाइन किया गया था और ये भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस नहीं थी। इसके बाद आई थी अल्गोर, जो इन्फ्लुएंशियल इन द डिजाइन ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज नॉट ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस। और जो हमारी ये एल्गोल थी, ये भी एल्गोरिथम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके बाद आई थी कोबोल, 1959 में आई थी। इसको डिज़ाइन किया गया था बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इसका मेन फ़ोकस ही उसके लिए था। इसको जो डिज़ाइन कर रहे थे, तो जो हमारी बिज़नेस एप्लीकेशन है, उस पे ही फ़ोकस था। इसका जो यूज़ किया गया था लार्ज, मतलब इसका यूज़ किया गया था लार्ज, जो हम एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इसका यूज़ किया गया था। लाइक फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स के लिए इसको बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था। ये भी हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड नहीं है। उसके बाद जो हमारी आई थी सिमुला, जिसको मैंने हाइलाइटेड भी कर रखा है, 1960s में इस पे अर्ली में काम चला था। इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस किया था, कंसीडर किया था। और इसके अंदर हमारे कुछ प्रिंसिपल्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, लाइक क्लासेस, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस एंड डायनामिक बाइंडिंग। वो सिमुला के अंदर किए गए थे। तो आपको बस ये जानना है कि जो हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आई थी, वो आई थी सिमुला, जो 1960s में उस पे काम चल रहा था। इसको कंप्लीटली मतलब यहाँ पे इसको कंसीडर कर दिया गया था फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसको 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया, पब्लिश कर दिया गया था अच्छे से। ठीक है? कंप्लीटली। तो इसके बारे में भी दोबारा और अच्छे से बताने वाला हूँ आगे, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, कौन वो रिसर्चर थे, और अच्छे से बताने वाला हूँ। देन इसके बाद आई थी बेसिक, 1964 में आई थी। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड नहीं थी। डिजाइन फॉर बिगिनर्स एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है? इसके बाद आई थी पास्कल, जो कि 1917 में आई थी। डिजाइन फॉर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको अकेडमिक वगैरह के लिए मतलब डिजाइन किया गया था। पास्कल को 1970s में, डिजाइन फॉर स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग। देन इसके बाद आई थी स्मॉल टॉक। देखो ये मैन है, एक मिनट रुको, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, रिकॉर्डिंग जो हो रही है यहाँ पे कर देता हूँ। ओके। इसके बाद आई थी स्मॉल टॉक, 1972 में इंट्रोड्यूस हुई थी। स्मॉल टॉक इज ए प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो यहाँ पे लिख रहा है स्मॉल टॉक इज ए प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये प्योरली है, तो क्या सिमुला जो हमारी वो प्योरली नहीं है? आना चाहिए क्वेश्चन मन में, है ना? तो स्मॉल टॉक क्यों प्योरली है, सिमुला क्यों नहीं है, इसके बारे में भी आगे बताने वाला हूँ। बस यही बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि जो हमारी स्मॉल टॉक को कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताया गया था, प्योरली मतलब कि। और इसको जो इंट्रोड्यूस किया था, एलन के ने इंट्रोड्यूस किया था, है ना? तो 1972 में। और इसके अंदर भी हमारे वही की प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए थे, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड इनहेरिटेंस। तो और अभी इनको अच्छे से आगे मतलब और अच्छे से समझेंगे। तो आगे चलते हैं अभी। इसके बाद जो लैंग्वेज आई थी, वो सी लैंग्वेज आई थी, 1972 में ही आई थी। अब सी लैंग्वेज को तो सभी जानते हैं, मदर ऑफ द ऑल लैंग्वेजेस। तो ये भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी और ये भी हमारी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। देन थॉट इट इन्फ्लुएंस्ड मैनी सब्सिक्वेंट ओप लैंग्वेज। इसमें मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी। और मैं तो सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें तो सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट करें। और इंटरव्यू में आज की डेट में भी सी लैंग्वेज का बहुत ही
बड़ा रोल है। और इंटरव्यूज़ में भी सी लैंग्वेज के बहुत क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट वगैरह में जब लेते हैं, तो सी लैंग्वेज तो ज़रूर ही करें। इसके बाद आई थी प्रोलॉग जो 1972 में आई थी, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी। इसको डिज़ाइन किया गया था फॉर सिंबॉलिक एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग के लिए। देन इसके बाद आई थी सी प्लस प्लस, 1983 में आई थी। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी और ये जो थी सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन थी, एन एक्सटेंशन ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज को ही एक्सटेंड करके इसको बनाया गया था सी प्लस को, और इसके साथ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट कर रहा था। इसके अंदर भी हमारे इंट्रोड्यूस किए गए थे क्लासेस, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, और ये भी 1983 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसके बाद आई थी ऑब्जेक्टिव सी, जो कि ये भी 1983 में आई थी। और ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। ये सुपरसेट ऑफ सी विद एडिड स्मॉल टॉक स्टाइल, इसमें स्मॉल टॉक स्टाइल को मतलब एडिट किया गया था। ये सुपरसेट ऑफ सी है स्टाइल मैसेजिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के लिए, है ना? तो ऑब्जेक्टिव जो सी थी 1983 में आई थी, ये भी ऑब्जेक्ट बेस्ड थी। अब इसको आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूँगा, तो आपको कमेंट में बताना है कि जो सी प्लस प्लस थी वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी या नहीं थी, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और क्यों थी तो क्यों थी? सी प्लस प्लस का बताना, ऑब्जेक्टिव सी का बताना है, पर्ल का बताना, पाइथन और जावा सबका आपको बताना है, ठीक है? पर्ल पर्ल जो 1983 में आई थी, 87 में आई थी, जो कि हमारी उसको नॉट ओरिजिनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1987 में। तो लेकिन मैं आपको एक बता दूं तो 1994 में पर्ल जो 5 वर्जन आया था, उसको कंप्लीटली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो जब ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1987 में, उस टाइम पे ये ओरिजिनली सपोर्ट नहीं कर सपोर्ट करती थी, लेकिन ओरिजिनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी। लेकिन 1994 के बाद इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड घोषित कर दिया, मीन्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो ये अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस टाइम। तो नाउ फॉर इट्स टेक्स्ट मैनिपुलेशन और कैपेबिलिटीज के लिए इसे जानते हैं। तो इसके बाद आई थी पाइथन, 1999 में आई थी। ये भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, डिजाइन्ड विद एन एम्फेसिस एंड सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी के लिए इसको डिजाइन किया गया था। उसको और पाइथन का भी आज की डेट में बहुत अच्छा बूम है, और पाइथन की अच्छी लेवल पे चल रही है ना? इसके बाद हम चल रहे हैं जावा की तरफ। तो जावा जो इंट्रोड्यूस हुई थी 1995 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और जावा इज स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें भी वही हमारे की प्रिंसिपल्स, वही कॉन्सेप्ट हमारे इंट्रोड्यूस किए गए थे, लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, है ना? वो सब इसके अंदर भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। और मैं जावा के बारे में आगे जितने भी हमारे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली, वो मैं जावा ही से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ कोड को, जितनी भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे आगे आने वाले लेक्चरों में। तो यही हमारी थ्योरी पार्ट है, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इतना घुसना नहीं है, डीप नहीं घुसना है इसमें। तो ये तो थ्योरी पार्ट है, बस पता होना चाहिए भाई सी हमारी नहीं थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोलॉग भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्टिव पर लिए हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और इसके बाद असेंबली लैंग्वेज थी, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी। ये मतलब थ्योरी पार्ट है, इसको पढ़ लेना। मेरा काम तो बताना थोड़ा सा, और अच्छे से जो आपके मतलब देख कर और थोड़ा मैं बोल रहा हूँ और सुनकर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा माइंड में, ठीक है? सिमुला जो हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, देन उसके बाद स्मॉल टॉक थी। देखो दोनों ही एस से स्टार्ट है, तो माइंड में इजी वो एक रोड मैप सा बन जाता है। सिमुला मतलब दोनों स्टार्ट है एस से, सिमुला एंड स्मॉल टॉक, 1960 1972, ठीक है? अब हम पढ़ने वाले फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड अदर्स, ठीक है? अब जो भैया हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने अभी आपको बताया था, सिमुला थी, ठीक है? सिमुला। तो पढ़ते हैं थोड़ा पहले इसका, जो मैंने थ्योरी लिख रखी है वो पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। इसको ही समझ आ जाएगी, आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरी देख के आपको समझ आ जाएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ओली जॉनडाल एंड क्रिस्टियन नैगर एट द नॉर्वेजियन कंप्यूटिंग सेंटर इन ओस्लो, नॉर्वे इन द अर्ली 1960s। मतलब जो हमारे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने 1960 से पहले इस पे काम किया था, उससे पहले से काम करते आ रहे थे, एंड दे डेवलप्ड द सिमुला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद द फर्स्ट वर्जन नाउ एज अ सिमुला 1। सिमुला 1 के नाम से इसका फर्स्ट वर्जन को जाना गया था, which was completed in 1962। 1962 में ये कंप्लीट हो चुकी थी, और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, पब्लिश कर दिया गया था। सिमुला वाज द प्राइमरी डिजाइन फॉर सिमुलेशन ऑफ ए रियल सिस्टम। तो सिमुला जो डिजाइन की गई थी ना, वो इसका जो मेन फोकस था सिमुलेशन और मॉडलिंग में था। इसका मतलब रियल सिमुलेशन ऑफ रियल सिस्टम के लिए इसको डिजाइन किया गया था। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सिमुला थी वो हमारी एक 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी नहीं थी, और उसके कुछ और भी कारण थे, लाइक लिमिटेड एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, लेस फ्लेक्सिबल, और वही फोकस और सिमुलेशन, इसका प्राइमरी फोकस तो वही था सिमुलेशन एंड मॉडलिंग में। इसलिए ये हमारी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी। So in Simula, Dahl and Nagar introduced key concepts of OOP such as like classes, objects, inheritance, and dynamic binding. This concept allows programming to model real-world entities more effectively by organizing code into
यूजेबल एंड मॉड्यूलर कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। देखो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, इसमें वही की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे, क्लासेस, ऑब्जेक्ट। देखो मैं आपको और अच्छे से भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आने वाले लेक्चर में। आप ये थ्योरी पार्ट लेक्चर कंप्लीट करना। इसके बाद भी प्ले लिस्ट बनेगी, जो प्ले लिस्ट में आने वाले लेक्चर में और डीप तक हम जाने वाले हैं, क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इसके लेक्चर देखने के बाद आप किसी और की वीडियो नहीं देखोगे, आपको मेरे लेक्चरों में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल कराने वाला हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेन होती है। आपको एग्जांपल बहुत सारे कराने वाला हूँ और क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। तो यही है, सेम ठीक है। उसके बाद हमारी आई थी स्मॉल टॉक। आपको बस सिमुला के बारे में पता चल गया, ये हमारी 100% ऑब्जेक्टिव नहीं थी। क्यों नहीं थी कि वो मैंने आपको बता ही दिया। किस-किस ने कौन-कौन से रिसर्चर थे और कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वो सब बेसिक है, ठीक है। थ्योरी है, पढ़ लेना, सामने ऊपर लिखी पड़ी है। देन उसके बाद स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक तो अभी बताया था मैंने, 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्योरली मतलब। एलन के जो हमारे रिसर्चर थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ ऑलिन जोडाल, क्रिस्टियन नाइगार्ड ऑन सिमुला, फर्दर डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद दिस वर्क ऑन द स्मॉल टॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 1970s। 1970s में उन्होंने इस पे वर्क किया था। देखो जैसे कि 1972 में 2 ईयर बाद इसको भी, स्मॉल टॉक को भी पब्लिश कर दिया गया था। और जो एलन के है ना, एलन के को हम बोलते हैं, जाके आप देखोगे तो फादर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम एलन एलन के ही हैं। अगर आप कहीं भी देखोगे तो एलन के को ही फादर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है, जानते हैं उसके बाद उसके नाम से, ठीक है। स्मॉल टॉक वाज क्रिएटेड एज जीरो पार्क प्लोटो ऑल्टो रिसर्च सेंटर इन कैलिफोर्निया, यूएसए, जहाँ पे हमारे जो एलन के थे वो एक रिसर्चर थे, जहाँ पे स्मॉल टॉक पे काम किया था उन्होंने। एलन के ने रिफाइंड किया एंड एक्सपेंडेड किया द प्रिंसिपल ऑफ ऊप इन स्मॉल टॉक। जो हमारे पीछे जो सिमुला थी, उसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट थे, उन्हीं पे हमारे जो एलन के थे, रिसर्चर थे, उन्होंने रिफाइंड किया और एक्सपेंड किया उसी उनको, उन्हीं ऊप्स कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एक्सपेंड किया। इसको स्मॉल टॉक को एक 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल बनाने में तैयार किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेयर, जहाँ पे एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल इंटरेक्शंस अकर थॉट मैसेज पासिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। और स्मॉल टॉक 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। वो सब आपको कमेंट डाउन में बताना है क्यों है, ठीक है। थोड़ा बहुत खुद भी सर्च करो, देखो विकिपीडिया पे जाओ, विकिपीडिया पे सर्च करो कि स्मॉल टॉक इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 100% और नॉट, व्हाई। तो ये सब आपको भी थोड़ा सर्च करना है, क्योंकि जितना आप सर्च करोगे उतना ही आप भी मतलब सीखते हैं, उतना ही आप सीखोगे। इसके बाद हम देखो आगे मैंने बताया है कि जो हमारा उस कॉन्सेप्ट होने वाला है, मैं आगे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ जावा से। तो जावा में सब कुछ इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ मैं, है ना? तो मैं जितने भी इम्प्लीमेंट करूँगा वो जावा से करूँगा। तो ओप इन जावा, जावा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जावा भी हमारी एक अच्छी खासी लैंग्वेज है और हमेशा बूम पे रही है। कभी डाउनफॉल आया ही नहीं है, जावा भी हमेशा बूम पे रही है। जावा इज़ widely यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जावा ओप्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सिमुला एंड फर्दर। देखो पहले सिमुला हुई थी, फिर उसके बाद स्मॉल टॉक के बाद ही हमारे जावा आई थी। और जो जावा को क्रिएटेड किया था वो जेम्स गोसलिंग, माइक साइडियन एंड पैट्रिक नॉर्टन ने किया था एट सन माइक्रो सिस्टम में, ठीक है। लेकिन आज की डेट में इसे तो ऑरेकल कॉर्पोरेशन हैंडल कर रही है, जिसके ओनर है वही है। और सन माइक्रो सिस्टम ने इनको किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1990s में। इस पे अर्ली पहले इस पे बहुत मतलब काम चल रहा था और 1995 में हमारे जावा को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, 1995 में, ठीक है। जावा इनकॉर्पोरेट्स मैनी ऑफ की प्रिंसिपल्स, वही सेम इसके अंदर भी और की प्रिंसिपल्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट वी आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन सिमुला एंड रिफाइंड इन स्मॉलटॉक, जो कि सबसे पहले हमारे सिमुला में इंट्रोड्यूस किए गए थे, लाइक क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म में। उसके बाद सिमुला को रिफाइंड करके इन स्मॉल टॉक में भी और अच्छे से उसको एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। सेम वही जावा में भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। देखो मैं भी बच्चों को सजेस्ट करता हूँ और खुद भी, मतलब कि अगर ओप्स कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना है ना, तो जावा कोड मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके ओप्स कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करो और अच्छे से और डीप आप ओप्स कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो यही है, और मैं जावा क्या है इसके लिए मैं अलग से लेक्चर लेके आया हूँ और लेके आऊँगा आगे और भी। तो कोर जावा के अलग से लेक्चर आएँगे। आपको अगर नॉलेज है तो यही प्रिस्क्रिप्ट है कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, देन आप ओप्स कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बेटर समझ सकते हो। Hi students, here now next we talk about the understanding OOP principles and concepts. तो पढ़ते हैं। OOP is a programming approach that mirrors real world objects in software and encapsulating their characteristics, attributes and behaviors methods within code structure called। देखो वही जो हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है, जो मैंने पहले बताया था, एज उसे प्रोग्राम के थ्रू उनके बिहेवियर को, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना या रिप्रेजेंट करना, वही हमारा OOPS अप्रोच होता है ना।
अब पढ़ते हैं ऊप प्रिंसिपल्स के बारे में। तो हमारे ऊप्स के अंदर ना 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स होते हैं, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो पढ़ते हैं एनकैप्सुलेशन के बारे में। देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 लाइन की डेफिनेशन लिख रखी है, लेकिन एनकैप्सुलेशन के ऊपर एक पर्टिकुलरली वीडियो आने वाली है आगे, और अच्छे से इसे डीप समझाया जाएगा एग्जांपल के साथ। यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। एनकैप्सुलेशन होता क्या है? Encapsulation in OOP is like wrapping your data and methods in a box, okay, controlling access and control करता है access पे, and protecting them from unwanted changes by outside code, okay. It ensures data integrity and maintains code reliability by hiding implementation detail। देखो encapsulation क्या होता है? हमारा जो डाटा होता है और मेथड उसको ऐसे रैप कर देता है बॉक्स में, और उस पे एक्सेस कंट्रोल करता है उसके एक्सेस को, और प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड चेंजेस बाय आउटसाइड, मतलब बाहर से उसको कोई चेंज ना कर सके हमारे कोड का। और जो एनकैप्सुलेशन होता है हमारे जावा में अचीव होता है एक्सेस मॉडिफायर के यूज से। अब एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर लाइक प्राइवेट, पब्लिक, है ना, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, इसका हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम परमिशन देते हैं कि हम किस कोड को, मतलब परमिशन देते हैं कि हम किसको एक्सेस कर सकते हैं और किसको एक्सेस नहीं कर सकते। किसका यूज़ करके? एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करके, मतलब उसके कंट्रोल पे एक्सेस लगा देते हैं कि कोई बाहर से बंदा आके चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। लाइक हम एक क्लास बनाते हैं, उसमें प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, फिर गेटर सेटर्स बनाते हैं, उसके थ्रू हम भी प्राइवेट जो हमारे वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, तो उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं गेटर सेटर्स का यूज़ करके। तो एनकैप्सुलेशन को और अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं आगे, पर्टिकुलर इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा और आपको विद एग्ज़ाम्पल समझाने वाला हूँ, तो आगे और समझेंगे। अब पढ़ते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? Allowing a class to inherit attributes and methods from another class, promoting code reuse and stabilizing hierarchical relationship like a parent and child relationship। इनहेरिटेंस क्या करता है कि हम दो क्लासेस बनाते हैं, लाइक एक पेरेंट्स की क्लासेस, एक चाइल्ड की क्लासेस बनाते हैं। अब हमें पेरेंट्स के कुछ बिहेवियर चाइल्ड में चाहिए, तो उसमें हम यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, लाइक चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट्स, है ना। तो वही है इनहेरिटेंस का, मैं और अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ कि विद एग्जांपल, और आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएँगे प्रैक्टिकली इनहेरिटेंस क्या होता है। बस यहाँ पे बेसिक देख लो कि हम अलाउइंग करते हैं किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड करने के लिए अनदर क्लास में, यही हमारा इनहेरिटेंस होता है। और आपको आगे इम्प्लीमेंट करके दिखाएँगे डायरेक्ट विद एग्जांपल। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म देख, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को मतलब ट्रीटेड करना एज़ अ यूनिफॉर्म वे, मतलब कि सेम तरीके से। लाइक एक एग्ज़ाम्पल है, फेमस एग्ज़ाम्पल भी है। लाइक कोई व्यक्ति है, उसको कोई मामा बोलता है, कोई भाई भी बोलता है, कोई चाचा भी बोलता है, कोई ताऊ भी बोलता है, सेम वही पॉलीमॉर्फिज्म। ये हेल्प करता है हमारी कोड को प्रोमोटिंग, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बनाने में, मतलब ईज़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, प्रोग्राम को समझने के लिए। यही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, और पॉलीमॉर्फिज्म को मैं आगे और अच्छे से समझाने वाला हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग का भी हमारा कॉन्सेप्ट है, उनको भी मैं आगे अच्छे से समझाने वाला हूँ, है ना। इसके ऊपर भी पर्टिकुलरली एक वीडियो आने वाली है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि हमारी जो बिना डिटेल दिए हमारी, मतलब कि अ, हाइडिंग करना, हमारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होती है ना, उसको हाइड कर देना। लाइक एक एग्जांपल बताता हूँ आपको एब्स्ट्रैक्शन का। लाइक हमारे रिमोट होता है घर पे, टीवी रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, ठीक है। हम टीवी में चैनल्स चेंज करते हैं रिमोट में, है ना, टेम्परेचर को ऊपर-नीचे कर सकते हैं एसी का, है ना। तो हमें बस बटन दबाते हैं, अब वहाँ पे कंट्रोल परफॉर्म करते हैं एक्शन को, और क्या वर्क हो रहा है पीछे, कैसे चैनल चेंज हो रहे हैं, उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो इनसाइड जो उसके पीछे उसके जो वो इम्प्लीमेंटेशन है, वो हाइड है, वो हमें पता नहीं है। सेम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का और इंटरफेसेस का। इंटरफेसेस क्या होते हैं कि इसके इंटरफेसेस के अंदर हम जो हमारे मेथड डिक्लेयर करते हैं, वो विदाउट बॉडी के डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस में भी, और मेथड्स बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, ये मैं आगे और अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको। बहुत अच्छा है अप्रोच है एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटेंस एंड एनकैप्सुलेशन, जिससे हमारे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं इनका यूज़ करके, है ना। तो इन पिलर्स 4 पिलर्स हैं, इनको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ आगे, तो देखेंगे आगे। अब पढ़ते हैं हम की कॉन्सेप्ट, हम की किन-किन की कॉन्सेप्ट का आगे यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्लासेस का यूज़ करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करने वाले हैं, मेथड्स, इनहेरिटेंस, इंटरफेसेस, और एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करने वाले, जो अभी मैंने पीछे बताया। एनकैप्सुलेशन का यूज़ करने वाले हैं। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? वही, इसको एनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं जावा में हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करके। ये कंट्रोल करता है एक्सेस पे, है ना, प्रोटेक्ट करता है कि हम आउटसाइड कोई भी आके चेंज ना कर सके हमारे कोड को, है ना। उस पे एनकैप्सुलेशन का पढ़ने वाले हैं आगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ना? पॉलीफॉर्म ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स थॉट ए कॉमन इंटरफेस, है ना। ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ओवरराइडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, और भी हम बात करने वाले हैं दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, है ना, और भी चीज़ें हैं।
अच्छे से बात करेंगे और आगे अच्छे से डायरेक्ट मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली और उसे एग्ज़ाम के लिए सिर्फ समझेंगे। और इम्पैक्ट ऑफ ओप इन ऑन सॉफ्टवेयर मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखो अभी मैंने आपको जब से बताता आ रहा हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बना देता है और हमारे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ईजी से मैनेज करने में हेल्प करता है ना। तो यही है फ्लेक्सिबिलिटी करना। रीयूजेबिलिटी, देखिए रीयूजेबिलिटी में हम जैसे इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, हमें बार बार क्लासेस नहीं बनानी पड़ेगी, हम एक पेरेंट बना देंगे और जहाँ पे हम उसकी ज़रूरत होगी उसको एक्सटेंड कर देंगे उसी क्लास को, है ना। तो वही है मेंटेनेबिलिटी बनाना, स्केलेबिलिटी बनाना, है ना। हैंडली ग्रोविंग कॉम्प्लेक्सिटी बाय ऑर्गेनाइज कोड इफेक्टिवली, वही हमारा इम्पैक्ट है भाई और इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना। तो पढ़ लेना, थ्योरी है। तो यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं और आगे और भी लेक्चर्स आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना कोडिंग ड्रॉरन को और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। ये कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड था, इसके आने वाले जो लेक्चर होंगे हम उसे प्रैक्टिकली लेके आएंगे। और थ्योरी में आपको मैं अच्छे से और भी समझा नहीं पाया क्योंकि थ्योरी है तो इतना, क्योंकि थ्योरी यहाँ पे लिखी पड़ी है, आप पढ़ भी लोगे खुद से, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाया क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियोस भी नहीं बनानी थी। मैंने सोचा था 10-15-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, तो उस हिसाब से मैंने ये रिकॉर्ड ही करी है। तो आगे में जब मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊँगा तो और अच्छे से समझाऊँगा प्रैक्टिकली, तो वहाँ पे आपको और मज़ा आएगा समझने में। जब आप प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, प्रोग्राम को, इनका यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, ठीक है? थैंक यू और दोस्तों को शेयर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।